इजराइल का पूरा इतिहास, कैसे हुआ इजराइल का जन्म, शुरू से अब तक की पूरी कहानी जानने के लिए हमारा वीडियो पूरा देखें। उसके बाद ही इजराइल और फिलिस्तीन पर आप किसी निर्णय पर पहुंचे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इजराइल मध्य पूर्व में न्यू जर्सी के आकार का एक छोटा सा देश है जो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है और इसकी सीमा मिस्र, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया से लगती है। 90 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले इजराइल राष्ट्र में, जिनमें से अधिकांश यहूदी हैं, कई महत्वपूर्ण पुरातत्व और धार्मिक स्थल हैं जिन्हें यहूदी, मुसलमानों और ईसाइयों द्वारा समान रूप से पवित्र माना जाता है और शांति और संघर्ष की अवधि के साथ एक जटिल इतिहास है। इजराइल का प्रारंभिक इतिहास। इजराइल के प्राचीन इतिहास के बारे में विद्वान जो भी कुछ कहते हो या जानते हो वह हिब्रू बाइबल से आता है। पाठ के अनुसार इजराइल की उत्पत्ति का पता इब्राहिम से लगाया जाता है, जिसे यहूदी धर्म अपने बेटे इसहाक के माध्यम से और इस्लाम अपने बेटे इस्माइल के माध्यम से और ईसाई धर्म इसहाक के माध्यम से का जनक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम के वंशजों को कनान में बसने से पहले सैकड़ों वर्षों तक मिस्रवादियों ने गुलाम बनाया था, जो लगभग आधुनिक इजराइल का क्षेत्र है। इजराइल शब्द अब्राहम के पोते जैकब से आया है, जिसे बाइबल में हिब्रू भगवान द्वारा इजराइल नाम दिया गया था। राजा दाऊद और राजा सुलेमान, राजा डेविड में लगभग 1000 ईसा पूर्व इस क्षेत्र पर शासन किया था। उनके पुत्र जो राजा सोलोमन बने को प्राचीन यरूशलेम में पहला पवित्र मंदिर बनाने का श्रेय दिया जाता है। लगभग 931 ईसा पूर्व में ये क्षेत्र 2 राज्यों में विभाजित हो गया था, उत्तर में इजराइल और दक्षिण में यहूदा। लगभग 722 ईसा पूर्व अशूरियों ने आक्रमण किया और इजराइल के उत्तरी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। 568 ईस्वी में बेबीलोनियों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और पहले मंदिर को नष्ट कर दिया, जिसके स्थान पर लगभग 516 ईस्वी पूर्व में दूसरा मंदिर बनाया गया। अगली कई शताब्दियों तक आधुनिक इजराइल की भूमि पर फ्रांसीसी, यूनानी, रोमन, अरब, फातिमिड, सेल्जुक, तुर्क, क्रूसेड, मिस्रवादी, इस्लामवादियों और अन्य सहित विभिन्न समूहों ने विजय प्राप्त की और शासन किया। बाल्फोर घोषणा 1517 से 1917 तक, जो आज इजराइल है, मध्य पूर्व में अधिकांश भाग के साथ ऑटोमन साम्राज्य द्वारा शासित था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ने मध्य पूर्व में भू राजनीतिक परिदृश्य को नाटकीय रूप में बदल दिया। 1917 में युद्ध के चरम पर ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बाल्फोर ने फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि की स्थापना के समर्थन में एक आशय पत्र प्रस्तुत किया। ब्रिटिश सरकार को उम्मीद थी कि औपचारिक घोषणा, जिसे बाद में बाल्फोर घोषणा के रूप में जाना जाता है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के लिए समर्थन को प्रोत्साहित करेगी। जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में मित्र देशों की जीत के साथ समाप्त हुआ तो 400 साल का ऑटोमन साम्राज्य का शासन समाप्त हो गया और ग्रेट ब्रिटेन ने फिलिस्तीन, आधुनिक इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। बाल्फोर घोषणा और फिलिस्तीन पर ब्रिटिश जनादेश को 1922 में राष्ट्र संघ द्वारा अनुमोदित किया गया था। अरबों ने बाल्फोर घोषणा का जोरदार विरोध किया। उन्हें चिंता थी कि एक यहूदी मातृभूमि का मतलब अरब फिलिस्तीनियों की अधीनता होगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद के वर्षों में 1947 में इजराइल के एक स्वतंत्र राज्य बनने तक ब्रिटिशों ने फिलिस्तीन को नियंत्रित किया। यहूदियों और अरबों के बीच संघर्ष। इजराइल के लंबे इतिहास में यहूदियों और अरब मुसलमानों के बीच तनाव मौजूद रहा। दोनों समूहों के बीच जटिल शत्रुता प्राचीन काल से चली आ रही है, जब वे दोनों इस क्षेत्र को आबाद करते थे और इसे पवित्र मानते थे। यहूदी और मुस्लिम दोनों ही यरूशलेम शहर को पवित्र मानते हैं। इसमें टेम्पल माउंट शामिल है, जिसमें पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद, पश्चिमी दीवार, डोम ऑफ द रॉक और बहुत कुछ शामिल है। हाल के वर्षों में अधिकांश संघर्ष इस बात पर केंद्रित है कि इस वीडियो में आगे दिखाए गए क्षेत्रों पर कौन कब्जा कर रहा है। गाजा पट्टी, मिस्र और आधुनिक इजराइल के बीच स्थित भूमि का एक टुकड़ा, गोलान हाइट्स, सीरिया और आधुनिक इजराइल के बीच एक चट्टानी पठार, वेस्ट बैंक, एक क्षेत्र जो आधुनिक इजराइल और जॉर्डन के हिस्से को विभाजित करता है। जयोनीवाद आंदोलन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में यहूदियों के बीच एक संगठित धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन उभरा, जिसे जियोनिज्म के नाम से जाना जाता है। जियोनी फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि को फिर से स्थापित करना चाहते थे। बड़ी संख्या में यहूदी प्राचीन पवित्र भूमि पर आकर बसे और बस्तियां बसाई। 1882 और 1903 के बीच लगभग 35,000 यहूदी फिलिस्तीन में स्थानांतरित हो गए। 1904 और 1914 के बीच अन्य 40,000 लोग इस क्षेत्र में बस गए। नाजी शासन काल के
दौरान उत्पीड़न के डर से यूरोप और अन्य जगहों पर रहने वाले कई यहूदियों ने फिलिस्तीन में शरण ली और ज़ियोनीवाद को अपना लिया। प्रलय और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ज़ियोनी आंदोलन के सदस्यों ने मुख्य रूप से एक स्वतंत्र यहूदी राज्य बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। फिलिस्तीन में अरबों ने ज़ियोनीवाद आंदोलन का विरोध किया और दोनों समूहों के बीच तनाव जारी है। परिणाम स्वरूप एक अरब राष्ट्रवादी आंदोलन विकसित हुआ। इजराइल की आजादी। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में फिलिस्तीन को एक यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने की योजना को मंजूरी दी, लेकिन अरबों ने इसे अस्वीकार कर दिया। मई 1948 में इजराइल को आधिकारिक तौर पर यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन के साथ प्रधानमंत्री के रूप में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। जहां ये ऐतिहासिक घटना यहूदियों की जीत प्रतीत हुई, वहीं इसने अरबों के साथ अधिक हिंसा की शुरुआत को भी चिन्हित किया गया। 1948 अरब इजराइल युद्ध। स्वतंत्र इजराइल की घोषणा के बाद 5 अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया और लेबनान ने तुरंत इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसे 1948 के अरब इजराइल युद्ध के रूप में जाना जाता है। पूरे इजराइल में गृह युद्ध छिड़ गया, लेकिन 1949 में एक संघर्ष विराम समझौता हुआ। अस्थायी युद्ध विराम समझौते के हिस्से के रूप में वेस्ट बैंक जॉर्डन का हिस्सा बन गया और गाजा पट्टी मिस्र का क्षेत्र बन गया। अरब इजराइल संघर्ष। 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद से अरबों और यहूदियों के बीच कई युद्ध और हिंसा की घटनाएं हुई। सुएज संगठन। 1948 के युद्ध के बाद वर्षों में इजराइल और मिस्र के बीच संबंध खराब थे। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण शिपिंग जलमार्ग सुएज नहर को अपने अधिकार में ले लिया और उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना के मदद से इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप पर हमला किया और सुएज नहर को वापस ले लिया। 6 दिवसीय युद्ध। एक आश्चर्यजनक हमले के रूप में शुरू हुए युद्ध में इजराइल ने 1967 में 6 दिनों में मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हरा दिया। इस संक्षिप्त युद्ध के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर नियंत्रण कर लिया। इन क्षेत्रों को इजराइल द्वारा कब्जे वाला माना जाता था। योम किप्पुर युद्ध। इजरायली सेना को चकमा देने की उम्मीद में 1973 में मिस्र और सीरिया ने योम किप्पुर के पवित्र दिन पर इजराइल के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए। लड़ाई 2 सप्ताह तक चलती रही, जब तक कि संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध रोकने के लिए एक प्रस्ताव नहीं अपनाया। सीरिया को इस लड़ाई के दौरान गोलान हाइट्स पर दोबारा कब्जा करने की उम्मीद थी, लेकिन वो असफल रहा। 1981 में इजराइल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया, लेकिन सीरिया ने इसे क्षेत्र के रूप में दावा करना जारी रखा। लेबनान युद्ध। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO को बाहर कर दिया। ये समूह जो 1964 में शुरू हुआ और 1947 तक फिलिस्तीन में रहने वाले सभी अरब नागरिकों को फिलिस्तीनी कहा जाने की घोषणा की। इजराइल के भीतर एक फिलिस्तीनी राज्य बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। पहला फिलिस्तीनी इंतिफादा। गाजा और वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जे के कारण 1987 में फिलिस्तीन विद्रोह हुआ और सैकड़ों मौतें हुई। एक शांति प्रक्रिया जिसे ओस्लो शांति समझौते के नाम से जाना जाता है ने इंतिफादा, एक अरबी शब्द जिसका अर्थ है हिलाना, को समाप्त कर दिया। इसके बाद फिलिस्तीनी अथॉरिटी का गठन हुआ और उसने इजराइल के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1997 में इजरायली सेना वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों से हट गई। दूसरा फिलिस्तीनी इंतिफादा। फिलिस्तीनियों ने 2000 में इजरायलियों पर आत्मघाती बम और हमले किए। परिणाम स्वरूप हिंसा वर्षों तक चली, जब तक कि संघर्ष विराम नहीं हो गया। इजराइल ने 2005 के अंत तक गाजा पट्टी से सभी सैनिकों और यहूदी बस्तियों को हटाने की योजना की घोषणा की। दूसरा लेबनान युद्ध। इजराइल ने 2006 में लेबनान में एक शिया इस्लामी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के साथ युद्ध किया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा समझौता किए गए युद्ध विराम ने संघर्ष शुरू होने के कुछ महीने बाद समाप्त कर दिया। हमास युद्ध। इजराइल एक सुन्नी इस्लामी आतंकवादी समूह हमास के साथ बार बार हिंसा में शामिल रहा है, जिसने 2006 में फिलिस्तीनी सत्ता संभाली थी। कुछ अधिक महत्वपूर्ण संघर्ष 2008, 2012, 2014, 2021 और 2023 में शुरू हुए। मौजूदा समय में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच झड़पें अभी भी आम बात है। भूमि के प्रमुख क्षेत्र विभाजित हैं, लेकिन कुछ पर दोनों समूहों द्वारा दावा किया जाता है। उदाहरण के लिए वे दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी बताते हैं। दोनों समूह उन आतंकी हमलों के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं जिनमें नागरिक मारे जाते हैं, जबकि इजराइल आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता नहीं देता। 135 से अधिक देश आज भी फिलिस्तीन को राष्ट्र मानते हैं।
अक्टूबर 2023 में हमास आतंकवादियों द्वारा गाजा से शुरू किए गए एक आश्चर्यजनक घातक हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने औपचारिक रूप से हमास पर युद्ध की घोषणा की। 2 राज्य समाधान। हाल के वर्षों में कई देशों ने अधिक शांति समझौते पर जोर दिया है। कई लोगों ने 2 राज्य समाधान का सुझाव दिया है, लेकिन स्वीकार करते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के सीमाओं पर समझौता करने की संभावना नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 राज्य समाधान का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने अपना रुख बदलने का दबाव महसूस किया है। नेतन्याहू पर फिलिस्तीनी क्षेत्रों में यहूदी बस्तियों को प्रोत्साहित करने का भी आरोप लगाया गया है, जबकि वे अभी भी 2 राज्य समाधान का समर्थन कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी में से एक है। मई 2017 में इजराइल की यात्रा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फिलिस्तीनियों के साथ शांति समझौते को अपनाने का आग्रह किया और मई 2018 में अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे फिलिस्तीनियों ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में अमेरिकी समर्थन के संकेत के रूप में माना। फिलिस्तीनियों ने गाजा इजराइल सीमा पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसका जवाब इजरायली सेना ने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये रहा इजराइल का पूरा इतिहास और शुरू से अब तक की पूरी कहानी। आप फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।